So in the last lecture we have started with part 2 of electrostatics और पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला लॉ था गॉस लॉ। तो हमने गॉस लॉ इन डिटेल ऑलरेडी 11th में भी देखा था और 12th में भी हमने रिवाइज किया था। तो जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन, गॉस लॉ था टोटल फ्लक्स। अब मैं जानबूझ के कई बार टोटल फ्लक्स को ऐसा भी लिखता हूँ, समझेगा क्यों। टोटल फ्लक्स का डेफिनेशन है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई बार डॉट डी एस बार एंड दिस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन जीरो। ये गॉस लॉ का डेफिनेशन है। रिमेंबर, दिस इज डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ। हमने गॉस लॉ के टोटल 3 एप्लीकेशन देखने हैं, उसमें से 2 हमने कल कंप्लीट किए थे। पहला था टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर। तो हमारे पास एक चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है एंड एज अ रूल जिस पे चार्ज है उसका रेडियस हम नॉर्मली कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो यू हैव दिस चार्ज्ड hollow sphere of radius r, then there is a point somewhere here, p point. इस p point का distance from the center of sphere was taken to be small r. हमको इस p point पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू स्फीयर। वो करने के लिए, क्योंकि हमको गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखना है, तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में पहले ही मेंशन था कि चार्ज क्या होना चाहिए, एनक्लोज। तो चार्ज एनक्लोज करने के लिए हम लोग आर रेडियस लेके, स्मॉल आर रेडियस लेके एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं। दिस इज इमेजिनरी। और इस इमेजिनरी सरफेस का शेप वही होगा जो कंडक्टर का शेप है। और कंडक्टर का शेप क्या दिख रहा है आपको, स्फीयर। तो ये इमेजिनरी सरफेस भी क्या है, स्फीयर। इसको बोलते हो गॉसियन स्फीयर, राइट। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने इस गॉसियन स्फीयर पे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया था जिसका एरिया था ds। एंड ये पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी सेम, मतलब मैग्नीट्यूड सेम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है 2 ही चीजों पे, एक डिस्टेंस पे और एक चार्ज पे। तो इस गॉसियन सरफेस पे मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा सेम। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन नहीं। Magnitude is same because for any point on this sphere, charge inside is same and distance is also small r. Good, यहाँ तक क्लियर। फिर आप लोग क्या करते हो, आप बोलते हो कि वी नो दैट ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अवे, एंड एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन भी है अवे। मतलब एरिया एलिमेंट ds बार और इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो एंगल कितना है, 0। और इसको हम इक्वेशन 1 बोले थे। फिर हमने बोला कि पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि एंगल कितना है, 0। और ई कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एस। रिमेंबर, ये इंटीग्रेशन डी एस कर रहे हो तो फ्लक्स निकालते वक्त कर रहे हो, और फ्लक्स इमेजिनरी सरफेस में से पास हो रहा है, मतलब गॉसियन स्फीयर। और गॉसियन स्फीयर का रेडियस कितना है, तो एरिया टोटल स्फीयर का कितना आएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। फिर आपको पता है सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज इज सिग्मा इनटू एरिया। और ये चार्ज कौन सा चार्ज है, चार्ज एनक्लोज। एरिया किसका, कंडक्टर का, जिस कंडक्टर पे क्या है, चार्ज है, और कंडक्टर का शेप क्या है, स्फीयर। तो एरिया कितना आएगा, 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। तो ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 कहाँ सब्स्टिट्यूट किया था हमने, 1 में। तो आपको मिला था यहाँ से, इफ यू सी E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू चार्ज एनक्लोज सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0। 4 पाई कैंसल, तो E इक्वल टू सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। और ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर के लिए हम स्मॉल आर इक्वल टू क्या लिखते हैं, कैपिटल आर। तो उस केस में, इन दैट केस, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर का स्क्वायर हो गया कैंसल, राइट। और इनसाइड के लिए क्या आएगा, 0। देन इसके सेकंड एप्लीकेशन में हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट
इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। अगेन बाय रूल, एज यू रिमेम्बर, जिसके ऊपर चार्ज हो उसका रेडियस लेते हो कैपिटल आर। ये एक्सिस है वायर का, दिस इज एक्सिस ऑफ वायर। इसका रेडियस हमने लिया था कैपिटल आर। इस वायर पे चार्ज था। अब मैं चार्ज ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज वायर है वो। हमारे पास एक पॉइंट था पी, कहीं भी ले लो, आपको नीचे लेना है यहाँ ले लो, डजंट मैटर। यू वांट टू टेक इट ओवर हियर, फाइन, ओके। So there's a point P at a distance of small r from the axis. You want to find out what is electric field at this point P. तो अगेन एज अ रूल, गॉस लॉ यूज करना है तो चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज एनक्लोज करना इतना आसान नहीं है क्योंकि इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर था ये। तो लॉन्ग वायर था, तो हमने क्या किया, हमने फाइनाइट लेंथ का एक सिलेंडर लिया। सिलेंडर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का शेप क्या है, सिलेंड्रिकल। वहां पे क्या था, स्पेरिकल, राइट। तो हमने चार्ज को एनक्लोज किया। फिर वही प्रोसेस, जैसे चार्ज को एनक्लोज किया तो चार्ज, ये गॉसियन सिलेंडर बन गया, इमेजिनरी सिलेंडर। पी पॉइंट के सराउंडिंग में आपने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया था, राइट, गुड। और ये पी पॉइंट कहीं पे भी होता गॉसियन सिलेंडर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आने वाली थी, सेम, मैग्नीट्यूड इज सेम, एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। रेडियली मतलब अवे फ्रॉम इट, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज वायर है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे। फिर फिर वही स्टोरी, सारी की सारी स्टोरी वही है, सेम स्टोरी। इक्वेशन नंबर 1 कॉमन है पहले केस में भी और दूसरे केस में भी। फिर आप फाइंड करोगे इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज अगेन 1, क्योंकि यही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का और यही डायरेक्शन है एरिया का, तो एंगल इज अगेन 0। तो ई इंटीग्रेशन डी एस, तो ई इंटीग्रेशन डी एस, इस केस में किस पे इंटीग्रेट कर रहे हो, गॉसियन सिलेंडर पे। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr l, इक्वेशन नंबर 2, राइट। फिर चार्ज एंक्लोज निकालना है। पहले केस में चार्ज था सरफेस पे, दूसरे केस में चार्ज है लेंथ पे, तो यहाँ पे यूज करोगे लैम्डा, विच इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इनटू लेंथ, और यही क्या है, चार्ज एंक्लोज्ड है। इक्वेशन नंबर 2 और 3 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आएगा ई इंटू 2πr l इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन 0, एल एल कैंसल, तो ई इक्वल टू 1/2 पाई लैम्डा बाई आर। तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई स्मॉल 2 लैम्डा बाई आर से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया था यहाँ पे। फिर वापस से दो केसेस थे, ऑन द सरफेस ऑफ वायर, ऑन द सरफेस ऑफ वायर के लिए स्मॉल आर इक्वल टू, और इनसाइड, इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, इफ यू रिमेम्बर, एग्जाम्पल नंबर 8.1। तो आज हम लोग गॉस लॉ का पहले तीसरा एप्लीकेशन देखेंगे, फिर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8.2 और 8.3 सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगले टॉपिक पे जाएंगे। तो नाउ लेट अस गो अहेड विथ थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या है थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट शीट। तो इस केस में हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है, प्लेन शीट है, जैसे पेपर लाइक प्लेन, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस। इसके ऊपर चार्ज है, तो वी हैव चार्ज ऑन दिस। सबसे पहले स्पीयर लिया था, तो फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी था। उसके बाद आपने लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी था कि सरफेस था। ये ये सरफेस है कि लाइन है, तो इनफिनाइट शीट ये लाइन है कि सरफेस है, तो चार्ज डेंसिटी कौन सा होगा,
हाँ, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेना पड़ेगा यहाँ पे। मैं बताऊंगा आपको पॉइंट बाय पॉइंट, लेकिन एग्जाम में जब लिखना होता है ना, तो उससे पहले थोड़ा सा एक बार सोच लेना कि क्या कर रहे हो। तो हम जैसे ही बोलते हैं कि प्लेन शीट है, तो प्लेन मतलब प्लेन 2 डायमेंशन होता है, और जब जब 2 डायमेंशन हो तो हमेशा सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, राइट। तो इस पे एक पॉजिटिवली चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। देन तो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। और हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम दिस सरफेस। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले पूरा समझ लो अच्छे से, क्योंकि आगे जाके इस पे जेई नीट पे क्वेश्चन आते हैं। मैं बताऊंगा अभी इमीडिएटली कि क्वेश्चन कौन से टाइप का आता है, वो भी बताऊंगा, पर पहले अच्छे से समझ लो। तो हमारा टास्क था टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely charged plane sheet at a point very near to it, at a point P at a distance r। हम एप्लीकेशंस देख रहे हैं गॉस लॉ की। तो गॉस लॉ के लिए आपको चार्ज को क्या करना पड़ेगा, एनक्लोज। देखो, चार्ज को एनक्लोज करना है तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है, और गॉसियन सरफेस का शेप क्या होता है, जो कंडक्टर का है। पहले केस में स्फीयर, दूसरे केस में सिलेंडर, तीसरे केस में शेप क्या आएगा। कंफ्यूजन हो गया ना, शेप क्या का नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये इन्फिनाइट है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी गॉसियन सिलेंडर ही बनाते हैं। तो व्हाट वी डू इज, क्योंकि देखो ड्रॉ करते वक्त मैंने फाइनाइट दिखाया, लेकिन एक्चुअली शीट इज इन्फिनाइट, तो मैं पूरा चार्ज को एनक्लोज कर नहीं सकता। दूसरा ये है कि प्लेन शीट, इसका चार्ज एनक्लोज करने के लिए हमारे पास कोई और शेप अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम वापस से सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल ड्रॉ अ सिलेंडर अगेन। ओके, तो हम लोग एक गॉसियन सिलेंडर ही ड्रॉ कर लेंगे वापस। तो ये आ गया आपके पास गॉसियन सिलेंडर। गुड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर, लेंथ अच्छे से सोच के बताओ। आर, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर। तो व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस गॉसियन सिलेंडर, आर। कितना, आर। पर एक प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम यह है कि गॉस लॉ इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल व्हेन यू कंप्लीटली एनक्लोज द चार्ज। अब देखो, हमारे पास प्लेन शीट था, इन्फिनाइट था। अब मैं कंप्लीटली एनक्लोज तो कर नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, एक छोटा सिलेंडर लिया, राइट, करेक्ट। लेकिन डू यू अंडरस्टैंड, एक ही साइड से क्लोज हो, दूसरी साइड से क्या रह गया, ओपन। तो आप जब गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ कर रहे हो, तो उसका लेंथ आर नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आप आर लेंथ का सिलेंडर लेते हो तो यस एनक्लोज तो हुआ, लेकिन एक साइड से हुआ। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरे साइड पे सेम डिस्टेंस पे और एक पॉइंट लेना पड़ेगा पी डैश, और वहां से भी एनक्लोज करना पड़ेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको दूसरे साइड से भी इसको एनक्लोज करना पड़ेगा। तो व्हाट आई हैव डन, मैंने दूसरे साइड पे वापस से आर डिस्टेंस पे और एक पॉइंट ले लिया, और उस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पी डैश। तो यहाँ पे एक पॉइंट है पी डैश, ये है आर अगेन। तो अब क्लोज हो गया, अब आगे से भी क्लोज हो गया और पीछे से भी क्लोज हो गया। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर, आर की 2r, 2r, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि नोट्स पे ना सिर्फ लिखा होता है, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, कंसिडर इमेजिन अ गॉसियन सिलेंडर ऑफ एरिया ds या फिर कैपिटल ए एंड लेंथ 2r, ऐसा लिखा है। पर लेंथ 2r लिया क्यों, थोड़ा सोचो। एक साइड से ओपन किया, ओ क्लोज किया, दूसरे से ओपन रह गया, तो दूसरे साइड पे भी हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ गॉसियन सिलेंडर, 2r। दैट इज द बेसिक आइडिया। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद तो सारा स्टोरी सेम है। इसके बाद हमको पता है, वी नो दैट, व्हाट डू यू नो इज टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन जीरो। मैंने इसलिए बताया आपको, हर जगह पे इंटीग्रेशन नहीं लिखते। इंटीग्रेशन क्यों लिखा था, पहले ये भी समझो। जो फिजिक्स ऐसा है तो डिफिकल्ट नहीं जाता ना। फिजिक्स डिफिकल्ट इसके लिए क्योंकि आपको मैथ्स लगता है इसके अंदर, और मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिजिक्स नहीं समझ में आएगा। सी यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों,
यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यू, और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यू नहीं, वो भी समझ लो। यहाँ पे आपने एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट लिया था, पहले आपने फाइंड किया था इसमें से फ्लक्स कितना है, फिर आपने बोला था कि सिर्फ इसमें से तो फ्लक्स पास नहीं होगा, उसके बाजू में भी कोई और एलिमेंट होगा, वहां से भी पास होगा, उसके बाजू में और एलिमेंट होगा, वहां से भी पास होगा। तो ऐसे छोटे छोटे सरफेसेस पूरे स्फीयर पे होंगे। तो टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमको सारे के सारे का क्या करना पड़ेगा, एडिशन। और जब कंटिन्यूअसली एलिमेंट्स हो तो एडिशन को क्या बोलते हो, इंटीग्रेशन। क्योंकि फ्लक्स पूरे स्पीयर से पास हो रहा है और पूरे स्पीयर पे छोटे छोटे एलिमेंट्स थे, तो हमको हर छोटे एलिमेंट्स का फ्लक्स ऐड करना था, इसलिए क्या किया, इंटीग्रेशन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, करेक्ट, ओनली गोइंग अवे फ्रॉम शीट एंड परपेंडिकुलर टू द शीट। यहाँ पे फ्लक्स पास ही सिर्फ इस एरिया और इस एरिया से हो रहा है, तो है ही दो एरिया, तो ऐड करोगे कि इंटीग्रेट करोगे, तो इसलिए इंटीग्रेशन नहीं लिखा, सिंपल लॉजिक। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही एरिया एलिमेंट है जिसमें से फ्लक्स पास हो रहा है, तो हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। आई विल जस्ट राइट डाउन टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन जीरो। है ये भी गॉस लॉ, सिर्फ फॉर्म थोड़ा सा अलग है। गुड। तो वापस से स्टोरी वही है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, फ्लक्स थ्रू पॉइंट पी एंड फ्लक्स थ्रू पॉइंट पी डैश। यू नो, अगर मेरे पास एक एरिया एलिमेंट है ds, उसमें से अगर फ्लक्स फाइंड करना है तो कैसे करते हैं, ई बार डॉट ds बार। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो कौन है, यहां से कौन है, ई बार। तो फ्लक्स थ्रू p इज ई बार डॉट ds बार एंड फ्लक्स थ्रू p डैश इज आल्सो ई बार डॉट ds बार। अब आप बोलोगे दोनों साइड पे सेम क्यों आया, अरे तो सेम चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है और सेम डिस्टेंस पे है, क्योंकि एक ही प्लेन शीट है ना, वही प्लेन शीट राइट साइड में भी फील्ड जनरेट कर रहा है, वही लेफ्ट साइड में भी कर रहा है। हाँ, एडिशनली डिस्टेंस भी सेम है, जितना डिस्टेंस आपने राइट साइड में लिया उतना ही लेफ्ट साइड में, अगर डिस्टेंस चेंज करते तो सेम नहीं आता फिर। यहाँ तक क्लियर। तो व्हाट इज टोटल फ्लक्स, 2 टाइम्स ऑफ ई बार डॉट डी एस बार। तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू 2 EDS cos थीटा, where थीटा is angle between E bar and DS bar। अब मुझे बताओ, E बार का डायरेक्शन तो पता ही है, और DS बार का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हो, परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो इस एरिया पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ DS बार, सेम एज दैट ऑफ E बार। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन E बार एंड DS बार, जीरो। वेरी गुड, तो एंगल हियर इज जीरो। तो व्हाट इज टोटल फ्लक्स, 2 EDS। करेक्ट, क्लियर। सिर्फ ऐसा है कि इस ds को ही नाम चेंज करके दे देता हूं a, तो ये आ जाएगा 2EA। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3, चार्ज एनक्लोज्ड। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा। तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। हो गया इक्वेशन नंबर 3। ये सब्स्टिट्यूट कर दो 2 और 3 इन इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टोटल फ्लक्स वो कितना आया, 2EA इक्वल टू चार्ज एनक्लोज कितना है, A अपॉन AA। तो व्हाट इज E, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। मिल गया। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब बोलोगे हाफ क्यों हुआ, अबे दोनों साइड से जाएगा ना, आधा उधर से आधा इधर से। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वन साइड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, एंड व्हाट इज ऑन द अदर साइड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। गुड। तो तीसरा केस बहुत सिंपल है। अब मैं पहले इसको पूरा रिपीट करूंगा और फिर इसका आपको जेई नीट का क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो वी विल फर्स्ट रिपीट दिस, वेरी सिंपल, एंड राइटिंग तो आपको पता ही है, इट्स टू सिंपल, तो आई विल नॉट राइट डाउन फुल्ली, बट जहां जहां इंपॉर्टेंट स्टेप्स है आई विल जस्ट नोट देम डाउन। तो हमारे पास एक infinite charge plane sheet है। तो what you have is an infinite
अभी ये इन्फिनाइट तो मैं बुक पे दिखा नहीं सकता, इसके लिए मैं फाइनाइट दिखा रहा हूँ। यू हैव अ इन्फिनाइट चार्ज शीट विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ये सिग्मा, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। ओके, कमिंग टू योर क्वेश्चन, पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं? देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप पॉजिटिव 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 लेते हो। सिंपल रीजन है, जितने भी फॉर्मूला बने, अगर आपने नोटिस किया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था फॉर्मूला? 1/4π0 क्यू बाय आर स्क्वायर। फोर्स 1/4π0 Q1 Q2 बाय, तो हर एक फॉर्मूला में क्यू आएगा ही। अगर क्यू में नेगेटिव लेता हूं तो हर एक फॉर्मूला में माइनस लगाना पड़ेगा। इसके लिए हम इनिशियली थ्योरी डेवलप करते वक्त पॉजिटिव ही लेते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। आप बोलोगे आई वांट टू टेक नेगेटिव, हाँ ले लो नेगेटिव, और जेई नीट का क्वेश्चन उस पर ही आएगा। वो नेगेटिव भी देते हैं, एक पॉजिटिव देते हैं, एक नेगेटिव देते हैं, देखते हैं वो बाद में। गुड, सो व्हाट वी हैव इज, वी हैव infinitely charged plane sheet of surface charge density sigma. So consider an infinite charged plane sheet with surface charge density sigma. Then हमें एक पॉइंट दिया है P, इसका डिस्टेंस है R। हमको इस पॉइंट पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट। तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, और उस गॉसियन सरफेस का शेप क्या होगा? सिलेंड्रिकल होगा। उसका एरिया तो ए ले सकते हो, लेकिन लेंथ कितना लोगे? 2r, क्योंकि अगर मैं सिर्फ r लेता हूं तो एक साइड से एनक्लोज होगा, और 2r लेता हूं तो दोनों साइड से क्लोज होगा। तो हमको चार्ज को, क्योंकि देखो बोलोगे चार्ज कहाँ लिया, हमने तो चार्ज लिया ही नहीं, तो चार्ज नहीं लिया, और ये तो चार्ज है, इतना ही तो चार्ज तुम ले रहे हो। लुक एट दिस अगेन, जब आपके पास इन्फिनेटली लॉन्ग वायर था, आपने पूरा चार्ज लिया था कि गॉसियन सरफेस के अंदर का लिया था? तो यहाँ भी वही कर रहे हो, इस पूरे शीट में से सिर्फ इतना एक सेक्शन ले रहे हो, और इसी को एनक्लोज कर रहे हो। इसी को दोनों साइड से एनक्लोज करोगे, यहां से भी करोगे और दूसरे साइड से भी करोगे, सिर्फ इतना है। इसको मैं बोल दूंगा पी डैश, बाकी बाकी सब सेम। तो टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एज आई टोल्ड यू, मैं सारे के सारे पॉइंट्स नहीं लिखूंगा, बाकी आपको पता है। वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम दिस शीट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। इस साइड भी उतना, इस साइड भी इतना। Also, we know that the electric field due to positive charge is directed away from the sheet. वो सब लिखा है नोट्स के अंदर, that I will not write down here. So to find electric field at point P at a distance r, we imagine a Gaussian cylinder. We imagine a Gaussian cylinder of length, कितना length? Of length 2r and area ds या फिर a, जो बोलना है वो। ज़्यादा क्लियर? इसके बाद वी नो दैट, ऑफकोर्स हमको गॉस लॉ पता है, क्योंकि हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो पता ही है। टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 1। बट टोटल फ्लक्स, बट फ्लक्स टोटल इक्वल टू फ्लक्स थ्रू P and flux through P dash. But flux through P is E bar dot ds bar, and flux through P dash is also E bar dot ds bar. So this is equal to 2 E bar dot ds bar. It is equal to 2 EDS cos theta. But again in this case, theta is equal to 0, since E bar and ds bar have same direction.
have same direction, right? Therefore you will have total flux equal to 2 EDS. What is cos 0? 1. ओके, इक्वेशन नंबर 2। या एक काम करता हूं, इसको लिख लेता हूं 2EA, क्योंकि ds इक्वल टू क्या था? A। इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो चार्ज एनक्लोज्ड लास्ट बेंच। यहाँ ऑल्सो यू नो दैट चार्ज एनक्लोज निकालने के लिए क्या करोगे? सिग्मा यूज करोगे। व्हाट इज सिग्मा? चार्ज बाय एरिया। therefore charge equal to sigma into area, which is equal to charge enclosed। इक्वेशन नंबर 3। या 2 और 3 इक्वेशन नंबर 1 में जाने दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, लेफ्ट हैंड साइड का टोटल फ्लक्स कितना है? 2EA। राइट हैंड साइड का चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0। व्हाट इज चार्ज एनक्लोज? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। हो गया? ए और ए हो गया कैंसल। तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इनफिनाइट चार्ज प्लेन शीट, राइट, ऑन वन साइड। दूसरी साइड पे भी इतना ही आएगा, हाफ एंड हाफ। और एक चीज याद रखना, मैंने नोट्स में लिखा है, यहाँ बोला नहीं है, ये जो प्लेन शीट है ना, ये गॉसियन सिलेंडर के बिल्कुल सेंटर में से पास होता है। इट पासेस थ्रू मिड पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर मिड पॉइंट से पास नहीं होता तो एक साइड पे डिस्टेंस ज्यादा होता, दूसरी साइड पे कम होता। अगर ऐसा होता तो आप दोनों साइड पे ई बार डॉट डी एस बार ऐसा लिख नहीं सकते, ऐसा लिखते E1 एंड E2। तो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट दैट दिस infinitely charged plane sheet must pass through the midpoint of Gaussian cylinder। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? गुड। तो इजी था, डन। तो एज आई टोल्ड यू कि व्हाट वी विल डू इज, हम पहले इसके दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल 8.2 एंड एग्जाम्पल 8.3। हाँ, ओके, यस। तो आई वॉज अबाउट टू टेल यू कि जेई नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा आता है, चलो बता देता हूँ। सॉरी, आई फॉरगॉट। तो देखो, क्वेश्चन ऐसा आता है, हमारे पास दो प्लेट दिए हैं। अ प्लेट्स आर लाइक plane sheet। So what is the electric field due to this plate? Sigma upon 2 epsilon 0। Now the question here is, आपके पास जो पहला प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है। ये पहला प्लेट है। तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अवे। वेरी गुड। अवे मतलब अवे फ्रॉम द प्लेट। तो ये जो E1 होगा इसका डायरेक्शन क्या है? अवे। और आप इसकी वैल्यू क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, अभी डिराइव किया। गुड। और एक दूसरा प्लेट भी है, और ये जो दूसरा प्लेट है, ये प्लेट नंबर 2, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है और इसमें डेंसिटी है माइनस सिग्मा। सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सेम है, सिर्फ डायरेक्ट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड मतलब चार्जेस क्या है? अपोजिट। एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे 10 कूलम का चार्ज है तो यहाँ पे -10 कूलम का चार्ज है। दैट इज द आइडिया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज? टूवर्ड्स। ओके। तो अभी क्वेश्चन ऐसा आता है, ऐसी डायग्राम देते हैं आपको, वैसे एरो हेड्स वगैरह दिखाते नहीं है आपको, तो जो मैं एरो हेड्स ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम में ये कुछ भी नहीं दिया होगा। दे विल नॉट गिव यू दिस, कुछ भी नहीं बताएंगे, सिर्फ ऐसे दो प्लेट देंगे, फिर बोलेंगे ये रीजन नंबर 1 है, ये रीजन नंबर 2 है, ये रीजन नंबर 3 है। फाइंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन नंबर 1, 2 एंड 3। और 4 ऑप्शन होंगे, उसमें वैल्यू दी होगी। तो हमको करना क्या है? हमको रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 में क्या फाइंड करना है?
इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 एंड रीजन नंबर 3। तो रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, बताओ तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन नंबर 1? जीरो। क्यों? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। रीजन नंबर 3, जीरो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो सिर्फ दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। कितना आएगा? E1 कितना आएगा? E1 सिग्मा अपॉन 2 ε0। E2 कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 ε0। अभी कोई कोई क्या करता है, इसको माइनस लिख देता है। क्यों? सेकेंड प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज। अरे लेकिन डायरेक्शन आया ही इसकी वजह से क्योंकि वो नेगेटिव था। तो अगर तुम डायरेक्शन ले रहे हो तो फिर माइनस वापस मत लो। राइट? समझ में आई बात? आप आपने कैंसिल कैसे किया इसको? बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन है तुमको किसने बताया? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में। तो जब तुमने डायरेक्शन ले ही लिया ना तो वापस से इसको नेगेटिव नहीं लिखते हैं। नहीं तो क्या करोगे? नेगेटिव लिखोगे फिर ऐड करोगे। बताओ क्या आंसर आएगा? जीरो। और जीरो नहीं आना चाहिए वो, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो इनसाइड यू विल हैव नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E1 प्लस E2। दिस इज इक्वल टू, या फिर हाँ बताओ, सिग्मा अपॉन 2 ε0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 ε0। तो कितना आ गया? सिग्मा अपॉन, राइट। और इसको कैपेसिटर बोलते हैं क्योंकि यही होता है कैपेसिटर, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड inside or in between the plates of two capacitor? सिर्फ सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो। और आगे है ही, 5-6 लेक्चर के बाद आएगा ही कैपेसिटर, तो वापस देखोगे। तो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट दे आस्क यू इन JEE नीट एग्जाम। समटाइम्स आपको सिग्मा की वैल्यू भी दी होगी। फॉर एग्जाम्पल सिग्मा की कुछ वैल्यू दे दी, फिर बोलेंगे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द टू प्लेट। सिग्मा की वैल्यू डालो और एप्सिलॉन जीरो तो पता ही है, 8.8 × 10⁻⁻11 वैल्यू फाइंड कर लो, डन। तो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट दे विल आस्क यू। अब आ जाते हैं हमारे स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल 8.2, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट थिन वायर इज 2 मीटर। इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज with a positive charge of 3 microcoulomb. Calculate the charge density of the wire, the electric intensity due to wire at a point 1.5 meter away from the center of the wire. Very good, simple question. तो आपको सबसे पहले गिवन पैरामीटर में क्या दिया है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज गिवन टू यू। तो गिवन पैरामीटर में क्या दिया है? क्या बोला है? द लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर इज 2 मीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितना दिया हुआ है? 2 मीटर लेंथ ऑफ द वायर। ओके, आगे क्या बोला है? इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। व्हाट इज टोटल चार्ज? 3 माइक्रोकूलम। एंड देन कैलकुलेट, फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है आपको? चार्ज डेंसिटी। कौन सा चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। नंबर 2 क्या फाइंड करना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर। मतलब यू आर सपोज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ई। गुड, सिंपल सिंपल सिंपल। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी? चार्ज अपॉन लेंथ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर? 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर। और आर तो दिया ही है 1.5 मीटर। आर आपको दिया था, आर इज गिवन टू यू 1.5 मीटर। हो गया? तो वेरी सिंपल, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। क्यू की वैल्यू कितनी है? 3 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रोकूलम और लेंथ कितना है? 2। तो कितना आ गया? 1.5 माइक्रोकूलम पर मीटर। तो ये आंसर आना चाहिए। देन
सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना था आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4πε0 इंटू 2 इंटू लैम्डा कितना आया? 1.5 माइक्रोकुलम, मतलब 10⁻⁻⁶। डिस्टेंस कितना था? 1.5। हो गया सॉल्व। कैंसर एंड व्हाट इज 9 2 18 इंटू 10⁻³ बराबर न्यूटन पर कूलम, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने एक और यूनिट बताया था कल, कूलम पर मीटर। वो होता ही नहीं है। नन ऑफ यू सेड कि नहीं, गलत है। गलत है क्योंकि 1/4πε0 Q/r², ये आ गया कूलम, ये आ गया मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट कौन लेगा? नहीं, वो कांस्टेंट तो है लेकिन वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं है। 11th का चैप्टर नंबर 1, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड डायमेंशनल कांस्टेंट्स। जैसे कैपिटल जी, ये डायमेंशनल कांस्टेंट होता है। जैसे टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√L/g, ये 2π डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है। तो गलत था। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर नहीं आता है, ये पता होना चाहिए। वोल्ट पर मीटर होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक डेफिनेशन है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल होता है वोल्ट और लेंथ होता है मीटर। तो न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। आ गया, डन। तो ये आंसर होना चाहिए। हो गया, खत्म। So we'll move ahead to the next question, example 8.3. तो example 8.1 था पहला एप्लीकेशन पे, 8.2 है सेकेंड एप्लीकेशन पे, 8.3 आएगा थर्ड एप्लीकेशन पे। तो वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। एग्जाम्पल नंबर 8.3, एग्जाम्पल 8.3। ओके, तो गर्मी का असर वापस चालू हो गया बोर्ड के ऊपर। Just a minute. In the meantime, what is the electric field due to infinite charge plane sheet at a point near to it? Sigma upon 2 epsilon 0. What is the value of sigma? Sorry, epsilon 0. 8.85 into 10 raised to minus 11. Okay, good. Good. तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 8.3. Fine. The charge per unit area of a large flat sheet of charge 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। देखो, जानबूझ के घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ लार्ज फ्लैट शीट ऑफ चार्ज, राइट, कितना है? 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये क्या दिया हुआ है? सिग्मा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द शीट मेजर्ड फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला क्या था? सिग्मा अपॉन 2, ओके, 2 एप्सिलॉन 0। फाइन, ठीक है, गुड गुड। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंपल है। तो गिवन पैरामीटर में व्हाट यू हैव इज, गिवन क्वांटिटी में आपके पास दिया हुआ है सिग्मा। क्या वैल्यू थी? 3 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। You are supposed to find out electric field at a point near it. What is the formula for this? E equal to sigma upon 2 epsilon 0. So E equal to sigma is 3 into 10⁻⁻⁶, 2 into 8.85 into 10⁻⁻11. बताओ, 8 to the 16, 0.85 to the 17.7. So this is 3 upon 17.7 into 10 raised to -6 plus 11, 5. Right? Roughly speaking, नीचे 17.7 है, 18 में मान लो ना उसको।
वैसा भी कर सकते हो, बट रिमेंबर, अगर इसको तुम 18 मान लेते हो, तो व्हाट इज 3/18? व्हाट इज 1/6? 0.166। तो बाय डिफॉल्ट आई एक्सपेक्ट कि आपको ये वैल्यूज पता है। आई एक्सपेक्ट यू नो व्हाट इज 1/2, 0.5। यू नो व्हाट इज 1/4, 0.25। व्हाट इज 1/8, 0.125। 1/16, 0.0625। 1/6 नहीं पता। 1/3, 0.333। बराबर, तो 1/6 क्या है फिर? 1/3 का आधा है ना। 1/6 मतलब क्या होता है? 1/3 इंटू टू मतलब क्या होता है? 1/3/2 मतलब क्या होता है? 0.333/2 मतलब कितना? 0.1666। तो अगर आंसर चेक करोगे, 0.165 ऐसा आंसर दिया हुआ है। 0.165 करेक्ट आंसर है। आंसर करेक्ट है, दिस इज राइट। 0.165 और 10⁵ वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम। हो गया, खत्म, डन। So let us go ahead with next topic, that is electrostatic potential and potential energy। हम लोग पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे और बाद में डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो फर्स्टली वी विल डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक ऑफ द टाइटल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हम पहले डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन से डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दोनों अलग अलग चीज है। फॉर एग्जांपल जैसे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अलग अलग चीज है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट? करेक्ट। तो वैसे ही सेम टाइप ऑफ रिलेशन है बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। मैं वापस बताता हूँ, 11th का बेसिक्स पहले दिन क्यों करवाया था? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू 12th। नाउ इफ यू रिमेंबर, हमारे पास अगर दो चार्जेस थे, डिस्टेंस अगर r है, तो फोर्स है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसमें से जिस चार्ज का फील्ड है, सपोज Q1 का फील्ड है, उसको बोलते हो सोर्स चार्ज, और उसके अंदर दूसरा चार्ज जो है उसको बोलते हो टेस्ट चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज की वैल्यू में +1 कूलम कर दूं, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज कर दूं, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी तो पहले चार्ज के फील्ड में ही है ना, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। सिर्फ इतना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको नया नाम देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का रिलेशन है, वैसे ही पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है। इसके लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी पहले अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद समझेगा पोटेंशियल मतलब क्या। अब अभी तक पिछले 1.5 साल में मोर और लेस जहां जहां पोटेंशियल एनर्जी वर्ड आया, मैंने हर बार आपको एक ही चीज बोली है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कहाँ से आता है? भूल गए? वर्क डन से आता है। अगर आपको याद होगा तो हमने ग्रेविटेशन में देखा था, हमारे पास एक ये अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। इसको हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट लेके जाना है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है? नीचे। और हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रहे हैं? ऊपर। अपने आप होगा? नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। बट वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो ये गया कहाँ पे? स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा एग्जाम्पल, इसके इमीडिएटली बाद जो चैप्टर था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसमें आप इलास्टिसिटी पे फोकस करते हो, उसमें भी हमने एक वायर लिया था और हमने इस वायर के नीचे एक लोड लगा दिया था। लोड, लोड मतलब वेट। इस वेट ने क्या किया? इस वेट ने इलोंगेशन प्रोड्यूस किया। अगर ये वेट नहीं होता तो वायर का लेंथ बढ़ता क्या? नहीं।
तो ये जो इलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ, ये किसने प्रोड्यूस किया? वेट ने, मतलब फोर्स ने, राइट। तो अपने आप नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ? वर्क डन, राइट। और वो वर्क डन कहाँ स्टोर हो गया? कहाँ स्टोर हो गया? पूरे के पूरे वायर में। इस potential energy, this work done in stretching the wire is stored in the wire and is known as strain energy या फिर elastic energy। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ रहा है? वर्क डन। इससे पहले का चैप्टर, हमने इससे पहले का चैप्टर कंप्लीट किया, कौन सा? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। उसमें भी जब सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट सीखा था, तो अगर आपको याद होगा, सरफेस लेयर में सरफेस लेयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, all of the molecules inside the surface layer, surface film, they experience a net downward cohesive force। और जितने भी मॉलिक्यूल्स इनसाइड है, दे एक्सपीरियंस मैक्सिमम कोहेसिव फोर्स, लेकिन नेट फोर्स इज जीरो। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अभी संडे को टेस्ट है तो याद तो आना चाहिए। तो जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस फिल्म में, ऑल ऑफ देम आर एक्सपीरियंसिंग नेट डाउनवर्ड फोर्स। इसका मतलब लेयर से मॉलिक्यूल्स कहाँ आ रहे हैं? नीचे। तो वो जो नीचे आए, उसको रिप्लेस करने के लिए नीचे वाले कहाँ जाएंगे? ऊपर। अपने आप जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं? पहली बात तो ग्रेविटी है, उसके अगेंस्ट ऊपर जाना है। नंबर टू, कोहेसिव फोर्स को ओवरकम करके ऊपर जाना है, तो वर्क डन होगा, राइट। और ये वर्क डन इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो कहाँ स्टोर हो गया? सरफेस में, इसलिए तो क्या हुआ था? सरफेस एनर्जी। तो जहां भी पोटेंशियल एनर्जी वर्ड सुनोगे, आगे भी सुनोगे, 3 बार और आएगा सिलेबस में टोटल। और पोटेंशियल एनर्जी के सारे फॉर्मूला डिराइव करना बहुत इजी काम है, क्योंकि सब एक ही है। क्या है? वर्क डन। सब कुछ क्या है? वर्क डन, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगा? वर्क डन। अब एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं टॉपिक पे आऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब आप स्टार्ट करते हो, तब आप पहले ही 2-3 लाइन में मेंशन कर देते हो, वी नो दैट पॉजिटिव चार्जेस, मतलब लाइक चार्जेस, रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, करेक्ट। फिर एक दो चैप्टर आगे जाते हो, फिर बोलते हो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। कैसे रह सकते हैं? प्रोटॉन प्रोटॉन तो पॉजिटिव है, तो रिपेल करना चाहिए। तुमने ही बोला ना, अभी नहीं बोला आपने? क्या बोला? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल रिपेल। बराबर, मैंने मान लिया क्योंकि तुम सही बोल रहे हो। फिर मैंने पूछा कि बताओ न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, तो तुमने बोला प्रोटॉन्स एंड, तो प्रोटॉन 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 पॉजिटिव है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल नहीं करेगा क्या? करेगा ना। तो तुमने दो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी दे दिए, पहले बोल रहे हो रिपेल करेगा, फिर बोल रहे हो साथ में रहेगा। अगर रिपेल करेगा तो साथ में क्यों रहेगा फिर? और ये पता है व्हाट इज द डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस? 10⁻15 मीटर। इतनी छोटी स्पेस में सो मेनी प्रोटॉन्स आर लिविंग टुगेदर। कैसे हो गया ये? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। So there are four fundamental forces in nature: gravity, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से रिपेल होता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होता है। लेकिन रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ 10⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस पे एप्लीकेबल है। जैसे ही उससे डिस्टेंस बढ़ा, देन द प्रोटॉन स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। क्लियर? राइट। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन इसके आगे का है। माई क्वेश्चन इज दिस, कि ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक साथ आ कैसे गए? समझो पहला प्रोटॉन आया, तो नो वर्क इज डन, क्योंकि जब तक पहला प्रोटॉन आया नहीं, तब तक ये न्यूक्लियस एम्प्टी था, खाली था, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड था नहीं, राइट। तो मैं इसको ला रहा हूँ इंफिनिटी से। और एक चीज याद रखना, हमेशा चार्जेस को इंफिनिटी से ही लाया जाता है। ऐसा क्यों, वो बाद में समझेगा। जब मैं पहला चार्ज लेके आया, तो नो वर्क इज डन, क्योंकि पहले चार्ज को यहाँ पे अपोजिशन फेस ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि कोई चार्ज था ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड था नहीं। लेकिन जैसे ही आप दूसरे चार्ज को लाते हो, क्या होता है? पहला चार्ज अपोज करेगा, मतलब हमको वर्क डन करके आना पड़ेगा, राइट।
तो पहले चार्ज को लाने में वर्क डन कितना हुआ? 0। दूसरे को लाने में 0 हुआ क्या? नहीं। राइट, करेक्ट। तो ये जो वर्क डन हुआ, तो ब्रिंग सेकेंड चार्ज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसको बोलते हो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियर फिजिक्स आएगा तो ये कॉन्सेप्ट वापस आएगा। तो नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मुझे बहुत सारे चार्जेस को साथ में लाना है, मतलब हमको एक पर्टिकुलर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है। चार्ज कॉन्फ़िगरेशन मतलब सम अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस। दिख रहा है ये एक अरेंजमेंट चार्ज है, दिस इज वन अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस, दिस इज सेकंड अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस। तो इसको बोलते हो कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन 1, कॉन्फ़िगरेशन 2। सिंपल एग्जांपल, अभी कल आप लोग कहीं और बैठे होंगे, आज कहीं और बैठे हो, है ना? तो टुडे यू हैव वन कॉन्फ़िगरेशन, यस्टरडे इट वाज अनदर, मे बी टुमारो विल बी थर्ड। तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो, आपको जब बहुत सारे चार्जेस को साथ में लाके एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज करना है, तो क्या होगा? वर्क डन। क्योंकि जब पहले को लाए तो नो वर्क डन, दूसरे को लाए तो पहले ने अपोज किया, तीसरे को लाए तो दो ने अपोज किया, चौथे को लाए तो तीन ने मिलकर अपोज किया। तो अपोज किया तो हमने क्या किया? वर्क डन। वर्क डन इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कहाँ स्टोर हो गया? कहाँ स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला सेंटेंस पढ़ो, पहले ही सेंटेंस में लिखा है, ये क्या लिखा है देखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट electrostatic forces to achieve. Very good. So electrostatic potential energy is the work done against the electrostatic forces in achieving a certain configuration of charges. तो इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि जहां जहां बहुत सारे चार्जेस एक साथ दिखेंगे वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगा। जहां पे सिंगल चार्ज दिखेगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए कम से कम कितने चार्ज चाहिए? 2। अब सिर्फ इतना नहीं है, अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है और मुझे अगर एक दूसरे चार्ज को मूव करना है, तो मेरे पास ऑलरेडी एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन था और मेरे पास एक चार्ज है, मुझे इस चार्ज को मूव करना है इन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, तो भी वर्क डन होता है। मतलब पहले तो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बनाने में वर्क डन हुआ, राइट, स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन में से किसी भी एक चार्ज को मूव कर रहा हूं, तो वापस से क्या होगा? वर्क डन। लेकिन इस बार दैट वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या था? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि चार्जेस को साथ में लाने में तो एनर्जी लगा ही ना, वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या कर रहे हो? अब चार्ज नहीं ला रहे हो, अब इसी में से किसी चार्ज को मूव कर रहे हो, राइट। और एक चीज याद रखना, ये ना, ये वर्ड मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है, सर्टन। सर्टन मतलब पर्टिकुलर अरेंजमेंट। अगर इस अरेंजमेंट का पोटेंशियल एनर्जी U1 है और मैंने थोड़ा सा भी चार्ज मूव किया तो एनर्जी क्या होगा? चेंज। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज मतलब एनर्जी चेंज। तो also work needs to be done in moving one charge in presence of another charge। वो भी लिखा है उसके अंदर, देखो नोट्स में लिखा है, 2 लाइन छोड़ के, some work is always done to move a charge in presence of another charge। तो some work is always done to move one charge in presence of another charge। और ये जो वर्क डन हुआ टू मूव वन चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज अपीयर्स एज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज या डिक्रीज बाद में देखेंगे। तो इंक्रीज कब और डिक्रीज कब? एक एग्जांपल लेते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट मी टेक दिस स्ट्रेट लाइन। मान लेते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन पे ओरिजिन पे
ओ पे एक चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू, तो लेट अस कंसीडर अ चार्ज प्लस कैपिटल क्यू एट पॉइंट ओ। लेट अस से हमारे पास और एक चार्ज है, वी हैव वन मोर चार्ज विच इज समवेयर एट पॉइंट ए। ये स्मॉल क्यू चार्ज है, दिस इज चार्ज स्मॉल क्यू। मुझे अगर स्मॉल क्यू चार्ज को ए पॉइंट से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करके यहां लाना है एट सम न्यू पॉइंट विथ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, क्या होगा? वर्क डन, राइट? कितना होगा वो भी देख लेते हैं। सो let us consider a charge plus capital Q fixed at point O, fixed at point O. Imagine a charge small q be displaced or moved through small displacement, कितना displacement? dr, through small displacement dr towards q, मतलब close to q, towards capital Q। तो पहले दूर था, अभी पास में ला रहे हो, करेक्ट? सम वर्क नीड्स टू बी डन, क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे, तो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? तो फोर्स का डायरेक्शन पता है क्या था? ये था अवे। तो फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू इज अवे। लेकिन आप चार्ज को टूवर्ड्स लेके जा रहे हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। मतलब आप फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो क्या होगा? वर्क डन। तो सम वर्क needs to be done, and is given by, you know what is the basic formula of work done? गलत बताते हो हमेशा। इट इज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये 10 तक ठीक था। 11th के बाद कभी भी वेक्टर्स में ही बताना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो फोर्स इनटू डिस्टेंस, चलो मान लिया, राइट? व्हाट अबाउट डायरेक्शन? इसमें डायरेक्शन तो आएगा ही नहीं। अभी तुमने ही बोला डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो जहां पे डायरेक्शन इन्वॉल्व होना, वहां पे कभी भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट क्यों, क्रॉस क्यों नहीं? Someone said scalar quantity, right? What is scalar? What is scalar in this formula? What is left hand side of the equation? Work is energy. Energy is always scalar, इसलिए scalar product, not cross product। अगर मैं गलती से ऐसा लिख दूं तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे फिजिक्स कुछ नहीं पता। सिंपल। क्योंकि तुमने एनर्जी को वेक्टर बना दिया, और एनर्जी का वेक्टर बनना मतलब दुनिया के झगड़े खत्म होना। क्यों? एनर्जी के लिए लड़ रहे हैं ना हम लोग। और अगर एनर्जी वेक्टर है, जो वेक्टर होता है उसमें दो डायरेक्शन होते हैं, फॉरवर्ड एंड बैक। तो मैं एनर्जी को यूज करके वापस एनर्जी रिट्राइव भी कर सकता हूँ। वैसा होता है क्या? नहीं होता। जैसे टाइम, टाइम वेक्टर है क्या? है क्या? नहीं है ना। होता तो फिर हर कोई पास्ट में जाता, टाइम मशीन बना के, और अपनी गलती करेक्ट करता बैठता। तो मे बी यू विल एंड अप इन लूप। 10वीं में मुझे 90% मिले, 95 क्यों नहीं मिले? वापस एग्जाम देना है। फिर 94.9 मिला, फिर वापस आना है, फिर वापस देना है। फिर मे भी फेल हो गए। मेरे साथ हुआ है। मैं बस पास्ट में नहीं गया था, बट ठीक है। आई वॉज लाइक कि मुझे आउट ऑफ ही चाहिए, तो गए वापस देने। अगले साल इतना खतरनाक टीचर आए। फिजिक्स का पेपर था कि मैथ्स का था, 100 में से 90 लोगों को समझा ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं। एनीवेज, बट गुड, मैथ्स तो सीख लिए कम से कम। तो व्हाट इज दिस? दिस इज एफ इंटू डी आर इंटू कॉस ऑफ थीटा। इस केस में कॉस थीटा आएगा -1। वाई? एंगल इज, यस, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू -FDR। सिंस cos theta is cos of 180, that is equal to -1, because displacement and force are oppositely directed to each other। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो वर्क डन है, दिस अपीयर्स एज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। व्हाई इंक्रीज, व्हाई नॉट डिक्रीज? देखो, ऑलरेडी तुम ए तक जब चार्ज को ला रहे थे तो ऑलरेडी वर्क डन हुआ, तो क्या था? पोटेंशियल एनर्जी था।
अब तुम अगर इसको दूर लेके जाते तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता, लेकिन तुमने क्या किया, पास में लाया। फोर्स डायरेक्शन क्या था, अपोजिट, मतलब फोर्स क्या कर रहा था, रोक रहा था, तुमने क्या किया, वर्क किया क्लोज लाने में। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। सो दिस वर्क डन अपीयर्स एज इंक्रीज या डिक्रीज, increase. So this work done appears as increase in potential energy. क्लियर यहां तक? तो अभी तो सिर्फ मैंने बेसिक बेसिक आइडिया बताई है, अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन डिराइव नहीं किया, वो करेंगे। 4:56, ओके, तो ठीक है, वी हैव 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, वॉट एवर इट इज, 10 मिनट, तो ठीक है। तो बेसिक आइडिया इज, सबसे पहले किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में क्या लगता है, वर्क, और ये वर्क अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। उसके बाद अगर हमारे पास एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है और एक चार्ज को तुम मूव कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज, तो अगेन वर्क इज टू बी डन एंड दैट वर्क अपीयर्स एज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। मैं आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल, वही सब कुछ है सेम। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक चार्ज लेंगे प्लस कैपिटल क्यू, उसको ओरिजिन पे फिक्स कर देंगे जस्ट लाइक द प्रीवियस केस। तो हमने एक चार्ज लिया प्लस कैपिटल क्यू, और ये चार्ज प्लस कैपिटल क्यू कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज है, ये क्या है, फिक्स्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, कैपिटल क्यू का। इसके फील्ड में एक चार्ज और है प्लस स्मॉल क्यू एट अ डिस्टेंस ऑफ r1। तो इसका डिस्टेंस कितना है, r1, ए पॉइंट पे। हमको करना क्या है, हमको इस स्मॉल क्यू को मूव करना है ए से बी टुवर्ड्स क्यू एंड टू कीप इट एट न्यू पोजीशन r2। तो पहले पोजीशन क्या था, r1, अब कितना है, r2, राइट। तो ए से बी पे लाने में क्या होगा, वर्क होगा, राइट, एंड दैट वर्क डन विल अपीयर एज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब फिजिक्स में कहीं पे भी वर्क डन आए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आए, तो आप हमेशा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हो। इवन इलास्टिसिटी में याद होगा, हमने बोला था कि हमने लोड लगाया फिर धीरे धीरे लेंथ बढ़ा। तो यहाँ पे भी जब आप चार्ज को मूव कर रहे हो तो डायरेक्टली ए से भी नहीं जाएगा, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लोगे, राइट, छोटा छोटा स्टेप, और हर एक स्टेप का लेंथ कितना होगा, डी आर। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, डायरेक्ट क्यों नहीं आएगा, अब तुम यहाँ से डायरेक्टली घर पे पहुंचते हो क्या, नहीं पहुंचते ना, ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स, ये एकदम से एकदम बड़ा स्टेप डायरेक्टली वहां। तो रियल लाइफ में एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे कभी कोई भी चीज नहीं जाती, ऑलवेज स्मॉल स्टेप्स आर इन्वॉल्व। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, वी विल से फर्स्ट, let us imagine a charge plus q at A. We want to move this charge from A to B. Imagine this displacement from A to B is made up of large number of finitesimal. You know, infinite मतलब uncountable, very large, और finitesimal मतलब very small. तो पहले हम लोग वर्क डन फाइंड करेंगे फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट f bar dot dr. This work done appears as increase in potential energy. This is given by FDR cos of 180. Theta is 180 क्योंकि force and displacement are oppositely directed. तो minus FDR, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमको कहां से कहां लेके जाना था, A to B। तो टोटल वर्क डन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी स्मॉल वर्क डन। मतलब हमने क्या किया, पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया, फिर स्मॉल लिया, फिर स्मॉल लिया, फिर स्मॉल लिया, हर बार कितना वर्क डन हुआ, डीडब्ल्यू। और इन सारे वर्क डन को क्या करोगे, ऐड, मतलब क्या करोगे, इंटीग्रेट। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, व्हाट इज डीडब्ल्यू, माइनस एफ डी आर। ए का पोजीशन क्या था, अभी देखो ये भी चीज याद रखना, जैसे ही डीडब्ल्यू लिखा तुमने एफ डी आर, तो जैसे ही आर आया तो ए की जगह पे r1, बी की जगह पे r2। क्लियर, व्हाट इज फोर्स का जनरल फॉर्मूला,
1 upon 4 pi epsilon 0 q1, which is capital Q, q2, which is small q, and general distance is r square, r1 to r2 ds. जो जो कांस्टेंट है बाहर, क्या क्या कांस्टेंट है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, यस। कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, यस। स्मॉल क्यू कांस्टेंट है, यस। डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है क्योंकि डिस्टेंस ही चेंज हो रहा है, बाकी तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है यहाँ पे, राइट। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर? नहीं, ln नहीं होता है वो, इट इज नॉट ln। -1/x। चलो कोई दिक्कत नहीं, इफ यू डू नॉट रिमेंबर डजेंट मैटर रियली, आई टेल यू नाउ। -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटीग्रेशन r raised to -2 dr from r1 to r2. What is integration of x raised to n? x raised to n plus 1 upon n plus 1. तो यहाँ पे भी वही r raised to -2 plus 1 upon -2 plus 1 from r1 to r2. So this is equal to -1/4 pi epsilon 0 capital Q small q r raised to -1 मतलब 1/r और ये -1 r1 to ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r, हाँ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू है, 1/r r2 बाय अपर लिमिट माइनस, तो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन शिफ्टिंग चार्ज स्मॉल क्यू फ्रॉम ए टू बी। क्लियर? इसके आगे का हम लोग कल करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।